Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss Bio Monthly Exam July 2021. So 2021 में जो Bio Monthly Exam आ रहा है फिजिक्स का +2 क्लास का, हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं. So first question देखो, if both the magnitude of two charges and distance between them is double. ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करें. उन्होंने बोला है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम लोग डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल करना है, देन न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करनी है आपको. क्या है? सबसे पहले तो आपको फोर्स पता होनी चाहिए. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब उन्होंने बोला है कि आपने Q1 को भी डबल करना है और Q2 को भी डबल करना है. सो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 इक्वल्स टू 2Q1, Q2 इज इक्वल्स टू डैश लिख लो क्योंकि हम लोग डबल कर रहे हैं. देन डिस्टेंस को भी क्या करना है? डबल करना है. इसका मतलब R डैश कितना गिवन है? 2R. अब इसकी हेल्प से हम लोग न्यू फॉर्मूला बनाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. सो F का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब F डैश ले लो. Q1 डैश की जगह पर क्या लिखेंगे? 2Q1 और Q2 की जगह पर क्या लिखेंगे? Q2Q. ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने डबल करने के लिए बोला है, हम लोगों ने डबल कर दिया. यहाँ पर Q1 Q2 ऐसा लिख सकते हो और R को क्या करना है? डबल करना है. सो इसका मतलब 2R स्क्वायर. ठीक है जी. अब इसे सॉल्व करके देखते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4R स्क्वायर. अब 4 के साथ 4 कैंसिल आउट. अब ध्यान से देखो, F डैश का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया जो F का आंसर था. इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल्स टू F. इसका मतलब दोनों का आंसर सेम आ गया. F डैश इज इक्वल्स टू F. सो आंसर क्या आएगा? आपके फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या है? F. सो A आपकी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. ठीक है जी. अब वर्क डन के यूनिट्स क्या हैं? जाउल्स. और चार्ज के कूलम क्या यूनिट्स क्या हैं? कूलम. सो जाउल पर कूलम. लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी जाउल पर कूलम नहीं है, लेकिन जाउल पर कूलम को और क्या कहा जाता है? वोल्ट. लेकिन वोल्ट गिवन है. सो सेकेंड ऑप्शन आएगी आपकी वोल्ट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए. द लॉ इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट. अब ये किसके कौन सा लॉ है? ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट अच्छे से पढ़ा है. ध्यान से देखिए आपने क्या क्या चीज़ें इनमें से पढ़ी हैं, कौन कौन से लॉज पढ़े हैं. अभी तक हमने ओम्स लॉ एंड गॉस लॉ पढ़ा है. ठीक है. कूलम्स लॉ नहीं है या हमारा न्यूटन्स लॉ भी नहीं है. ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू IR है. सो इसका मतलब ये क्या कौन सा लॉ है? गॉस लॉ. क्लियर हो गया. सो दिस इज द गॉस लॉ. अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स. आप सबसे पहले दो प्लेन पैरेलल शीट ले लीजिए. जब भी दो पैरेलल शीट लेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव सिग्मा चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव सिग्मा चार्ज है. ठीक है जी. अब उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ अ चार्ज सरफेस डेंसिटी इतनी है. बिटवीन मतलब इसके अंदर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है. अब ध्यान से देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और कितना आप एप्सिलॉन नॉट, आपका कितना एप्सिलॉन नॉट है. इसका मतलब अगर आप इनसाइड द सरफेस की बात करें, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये इनसाइड है. अगर उन्होंने इनसाइड की बजाय, बिटवीन के बजाय आउटसाइड बोला होता, देन क्या आना था? E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. E1 की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू माइनस में आनी थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. एक प्लस की माइनस की, सो आंसर इज 0. अगर उन्होंने आउटसाइड पूछा हो तो आंसर इज 0. अगर इनसाइड पूछा हो तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, उनको ऐड कर देना है. नेक्स्ट देखो. अब व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरह से.
ठीक है, इस कंडक्टर को हमने नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। सो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आने स्टार्ट हो गए। अब इसके मास को क्या होगा, कंडक्टर के मास इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कि वैसा ही रहेगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना और ध्यान से इसकी ऑप्शन फिल करना। देखो उन्होंने बोला है कि कोई नेगेटिव चार्ज हमने किसी बॉडी को दे दिया। नेगेटिव चार्ज मतलब आप कोई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो किसी बॉडी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है, चाहे बहुत छोटा है लेकिन मास तो है ना। इसका मतलब स्लाइटली इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा बट बहुत ज़्यादा कम इंक्रीज होगा। सो अगर आपको ऑप्शंस पूछी गई है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कॉन्टीन्यूसली उसके अंदर आ रहे हैं। हमें अगर उसका वेट मेजर करोगे तो वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन मास का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है। सो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो निग्लिजिबल मास इंक्रीज होगा, ठीक है। बहुत हल्का सा अप्रॉक्सीमेट मास जो है इंक्रीज होगा। सो इसलिए वो अगर काउंट ऐसे मेजर करोगे तो काउंट नहीं होगा आपकी कैलकुलेशन में, लेकिन इंक्रीज होगा। सो आंसर इज इंक्रीज, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। वर्क डन टू मूव 1 माइक्रोकूलम ऑफ अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब मान लो इस तरह का आपका एक सरफेस है जिसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी, ठीक है, जिस तरह के मर्जी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम है, ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें ए पॉइंट से इस पॉइंट को मूव करके बी पॉइंट तक लेके जाना है। अगर इनका चार्ज सेम है, सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, आप कोई भी पॉइंट किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जाओ तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या होगा, वी माइनस वी ए। पोटेंशियल 2 में से जब 1 को माइनस किया तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0। सो उन्होंने वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या है, दैट इज V इंटू क्यू। अगर आपका पोटेंशियल ही 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। सो आंसर आपका 6th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 0। होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ लगी होगी। अगर बाई चांस कुछ नहीं भी समझ लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आपने एक चार्ज लॉन्ग चार्ज वायर आपने आर्टिकल किया होगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से हमने एक चार्ज वायर ली, उसके आसपास एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये आर्टिकल का लिंक डाल दूंगी। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं आता या आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो देन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक बॉक्स में जाएं और वहाँ पर लिंक होगा, आप लिंक पर क्लिक करके पूरा आर्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट। सो जब आप आर्टिकल पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे आपके ई का आंसर आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब आर ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आर को ऊपर लेके जाएंगे तो वी गेट r माइनस 1। सो -1 में आपका आंसर आ रहा है। सो आपकी ऑप्शन कौन सी है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गई। अब चलिए 8th क्वेश्चन पर। अ ग्लास रॉड एक्वायर चार्ज बाय रबिंग विद सिल्क। अब हमने क्या किया, एक रॉड ली, ठीक है। कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड। जब इसको एक सिल्क के कपड़े के साथ रब किया गया, रबिंग मतलब रगड़ा गया किसी चीज़ को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ने पर क्या होगा, जो ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ड्यू टू। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि चार्ज तो आ गई, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछ रहे, अब अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने पूछा है कि कौन सा प्रोसेस इसमें लगा। आपने क्या किया इसमें, रबिंग मतलब रगड़ा किसी चीज़ को। अगर हम दो चीज़ों को रब करेंगे इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन होगी। सो क्या चीज़ आ गई आपकी, फ्रिक्शन। सो आंसर क्या होगा आपका, फ्रिक्शन, ठीक है जी। सो 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड
motive force E of a cell during charge is given by V is equals to E माइनस IR। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। सो मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से आर्टिकल देख सकते हैं। बट आप फिज़िक्स के कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपको एज सच लर्न करने होंगे, ठीक है। सो ट्राई करो कि आप अपने, क्योंकि आपके MCQs का ही एग्ज़ाम होना है, तो ट्राई करो कि आपको जो रिज़ल्ट है वो याद हो। सो इसका आंसर डायरेक्ट है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, इन अ बीट स्टोन ब्रिज, अगर आपके पास एक बीट स्टोन ब्रिज है, ऑल द 4 आर्म्स हैज़ इक्वल रेजिस्टेंस, सबकी रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बीट स्टोन ब्रिज बना लेते हैं इस तरह से, R R R और R, ठीक है जी। उन्होंने बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर आर्म इज ऑल्सो R, जो सेंटर वाली रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कितनी है, R। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अगर ध्यान से देखो, अगर 5 की 5 रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसका मतलब या इस पॉइंट पे A पॉइंट और B पॉइंट पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब सेंटर वाली पोर्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। P/Q इज इक्वल्स टू R/S, ये आपका बीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को P की वैल्यू R डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूला, P/Q, सबकी वैल्यू क्या है R, R/S, इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू R। सो कट के कितना आ गया, 1/1। अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, आपका आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो सेंटर वाली रेजिस्टेंस R है वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात हो गई क्लियर। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस हम लोग इस तरह से ले रहे थे, वो सिर्फ ये वाली डायग्राम बच गई। अब यहाँ से वायर जा रही है और यहाँ से वायर जा रही है, इसका मतलब ये वाली R और ये वाली R बोथ आर इन सीरीज। सो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड किया तो वी गेट 2R। क्लियर हो गई इतनी बात। अब नीचे वाली रेजिस्टेंस भी क्या है, सीरीज में, इसे लिख लो R डबल डैश। सो सीरीज का फॉर्मूला अगेन क्या है, R1 प्लस R2। सो अगेन R प्लस R कितना आ जाएगा, 2R, ठीक है जी। सो आपकी डायग्राम इस तरह से बन जाएगी, ये रही आपकी न्यू डायग्राम। लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया, ये भी 2R है और ये भी 2R, बोथ आर इन पैरेलल। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला है R1 R2, हमारा आंसर कितना आया था, 2R R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आप नहीं अच्छा लग रहा तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2, ठीक है जी। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 1/2R प्लस 1/2R। आप एलसीएम लोगे 2R आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1। सो 1 प्लस 1 कितना है, 2R। सो 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/RP। RP का आंसर कितना आ गया, अकेला R। सो RP का आंसर आ गया आपका R, ठीक है जी। सो ऑप्शन ध्यान से चेक कर लीजिए, R कौन सी है, ये रही। क्लियर हो गया। सेंटर वाली रो में जो था रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर वाली रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा, उसे निगलेक्ट कर दो। ऊपर वाली 2 रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगी, सीरीज़ में, और नीचे वाली 2 रेजिस्टेंस हो जाएंगी सीरीज़ में। दोनों सीरीज़ को सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल को जब हमने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया R। सो 10th का आपका आंसर आ गया R। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात तो सच है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। जब हम कोई करंट पास करते हैं, 2 एम्पेयर का करंट पास किया, जब आप फ़ैन ऑन करते हो, मम्मी बोलते हैं कि 2 पर फ़ैन चला दो, 3 पर चला दो, गर्मी बहुत है आप 5 पे चला दो, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे है, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया वहाँ पर एक वायर है, वायर डायरेक्ट फैन को जा रही है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इसका मतलब वहाँ पर डायरेक्शन भी है। सो क्या होगा, करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे नहीं पता, मान लो यहाँ से 4-5 इस तरह से वायर जा रही है, वो सभी में चला जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ यहीं पर जाना है, इन वायर्स में नहीं जाना, तो हम लोग ये पॉसिबल, ये करंट को नहीं पता कि मुझे इन वायर्स में नहीं जाना,
इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि ये स्केलर है, ठीक है। सो ये स्केलर क्वांटिटी है। सो ध्यान से देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इन्होंने बोला है ओनली मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ को ये क्या अलाउ ओबे नहीं करता, इसलिए ये क्या है, स्केलर। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो 11th का आंसर आ गया सी। अब आ जाओ 12th पर। 12th पे उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की कौन सी वैल्यू नीचे दी हुई नहीं है। स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ये तो है, मतलब फर्स्ट वाली ये ऑप्शन तो है, ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलो, V की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, V इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई ए। अब I की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, I की वैल्यू क्या आएगी, सो यहाँ पर I की वैल्यू R इस तरफ ले गए तो वी गेट V डिवाइडेड बाय R इस तरह से, ठीक है। ए एज सच V ओवर R हमने यहाँ से ले लिया, इसका मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। लेकिन V की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, इसका मतलब यहाँ पर E इंटू एल लिख सकते हैं। रो क्या है, रो की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, रो एल ओवर ए की वैल्यू ऐसा लिख दो, ए के साथ ए कैंसिल, एल के साथ एल कैंसिल, इसका मतलब ई डिवाइडेड बाय रो, ई डिवाइडेड बाय रो जो है इसका एक आंसर बन रहा है जिसको हम जे के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है जी। सो रो मतलब कंडक्टिविटी, सो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी। सो सिग्मा, सिग्मा इसका मतलब ये भी ओबे कर रहा है, ठीक है। रो आर किसके इक्वल है, रो एल ओवर ए, ये तो है ही, मतलब ये भी ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। सो ये अकेला एक ऐसी चीज़ है जो इसे ओबे नहीं कर रहा। सो 12th का आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन में क्या गिवन है, कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। अगर आप लोग सिग्मा में आंसर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से मैग्नीट्यूड के अंदर आंसर लेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मान लीजिए आप मैग्नीट्यूड में नहीं ले रहे, आप वी ओवर ई ले रहे हैं तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। मोबिलिटी में भी नेगेटिव ऑल्सो, सो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। सो ये वाला जो है ऐसा यूनिट ये नहीं है, सो ये आ जाएगा क्योंकि उन्होंने ऐसा यूनिट्स बोला है। ऐसा यूनिट्स हमने मीटर वोल्ट में लिखा ना कि न्यूटन्स में। सो इसका डी आंसर जो है विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। पोटेंशियोमीटर वायर इज नॉर्मली मेड ऑफ अलॉयज, अलॉय से बनी होती है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के साथ। ड्यू टू, किस वजह से, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस हाई चाहिए। रेजिस्टेंस हाई क्यों चाहिए, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमें लो चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या चाहिए, लो चाहिए, ताकि वो इजीली काम कर सके। सो ऑप्शन देख लो, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसका बी आंसर है। 14th का आंसर आपका क्या है, बी, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एनर्जी। सो इसे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। सो आप लोग पता है कि एनर्जी इसमें काम करती है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि वो क्लोज्ड सरफेस में वर्क डन जो है आपका ज़ीरो है। देयरफॉर नेट चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑल्सो ज़ीरो। इसका मतलब आंसर आपका ज़ीरो में आ रहा है पोटेंशियल। सो इसका मतलब किस चीज़ को कंजर्व कर रहा है, वो एनर्जी को। सो आंसर आ गया एनर्जी। 16th क्वेश्चन देखो, 4 चार्जेस, आपने 4 चार्जेस लिए। सो मान लीजिए कोई भी डायग्राम ले लो, उन्होंने बोला क्लोज्ड सरफेस है, 4 चार्जेस है, सो मैंने इस तरीके से लिख लिया। एक पर क्या है 8 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, +5 कूलम चार्ज और -10 कूलम चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। सो ये सारे जो चार्ज है वो इनसाइड मतलब अंदर पड़े हैं, ठीक है जी। अगर उसके अंदर इस तरह से अंदर चार्ज है 8 -3 +5 और -10, तो क्लोज सरफेस के अंदर है। व्हाट इज़ द फ्लक्स, बाहर की तरफ फ्लक्स कैसा होगा। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया कि 2 चार्जेस को इस तरह से सेट करना है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, देन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है जी। क्योंकि
अब इनको ऐड करके देख लो पॉजिटिव चार्ज को, 8 + 3 कितना आ रहा है, 8 + 5 कितना आ रहा है 13, 10 + 3 कितना आ रहा है -13। इसका मतलब इसके फ्लक्स जो भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसका चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, सो फ्लक्स क्या आ जाएगा, इसका फ्लक्स क्या है Q / ε0, क्योंकि आपका चार्ज टोटल चार्ज कितना हो गया 0। अगर टोटल चार्ज 0 है इसका मतलब आपके फ्लक्स भी क्या होगा 0, तो फ्लक्स आ गया आपका 0। क्लियर हो गया। 17th क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। अब आपके पास शॉर्ट डाइपोल है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P / r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। ठीक है जी, मेरे पास जगह कम है सो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखो गया। देन पोटेंशियल किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा / r²। इसका मतलब यहाँ पे क्या है r³ और यहाँ पे क्या है r²। जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा r-3 और r-2। सो देख लो r-3 किस में है और r-2, सो दिस इज द डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपने 3 अलग अलग कैपेसिटर्स ले लो, इस तरह से हमने 3 अलग अलग कैपेसिटर्स ले लिए। अब उन्होंने बोला है कनेक्टेड इन सीरीज में हमने जोड़ दिया। देन अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे देन सबकी वोल्टेज क्या हो जाएगी अलग अलग, V1, इसकी वोल्टेज V2 और इसकी वोल्टेज V3, लेकिन इसमें जो चार्ज होगा वो Q वो सेम रहेगा। सो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्या है। दे हैव इक्वल चार्ज बिल्कुल सही है, Q इक्वल है। दे हैव पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल नहीं है। दे हैव अनइक्वल चार्ज, अनइक्वल नहीं है, इक्वल है। सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगी ए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखो, द टॉर्क इंट्रोड्यूस ऑन अ डाइपोल एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो टॉर्क वाले का आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, टाउ किसके इक्वल है, P क्रॉस E वेक्टर, और U की वैल्यू कितनी है -P.E वेक्टर। सो ये रिजल्ट याद रखना, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, इट्स फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी। सो देखने में कंफ्यूजन हो गई। सो ये रहा आपका ए। सो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपकी आएगी 19th की आपकी ऑप्शन आएगी ए। ठीक है जी। अब आ जाओ 20 पर। 20 पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल। आपके पास चार्ज स्फेरिकल शेल है। याद रखना कोई भी शेल है वो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, क्योंकि चार्ज ही 0 है। सो वहाँ से आ गया 0। इसका मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई सरफेस आप कंडक्टर ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर जो पोटेंशियल है एक पॉइंट पर और दूसरी पॉइंट पर सेम होना चाहिए। सो सेम है, 0 नहीं है पोटेंशियल। ठीक है। सो इट इज़ कांस्टेंट। सो V आपका क्या है कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट वाली ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है V इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब B ऑप्शन आ जाएगा। E इक्वल्स टू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है, V आपका क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हैज़। अब ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू फॉर मेटल इज़ पॉजिटिव। अगर आप किसी अलॉय की बात, किसी इंसुलेटर की बात कर रहे हैं सो उसके लिए आपकी वैल्यू क्या है नेगेटिव। सो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल से ही आपको ये चीज़ें याद होंगी। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर द मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। सो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी आंसर आ गई। बहुत ज़्यादा ईजी था, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखो 22nd व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट सेंसिटिव। किस लिए सेंसिटिव इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी हर एक जो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है P/Q इज टू R/S। आपने पढ़ा है P/Q इज टू R/S, जो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसका मतलब 4 की 4 जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी इक्वल। ऑल 4 रेजिस्टेंस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, R की वैल्यू कितनी है 2, और कनेक्टेड इन अ गैप, लेफ्ट गैप, एंड अनरोड रेजिस्टेंस आपके पास है S।
इफ़ बैलेंस्ड लेंथ इज़ 40, अगर 40 है तो आपने s की वैल्यू पता करनी है। सो s की वैल्यू किस तरीके से पता करेंगे? सो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा r/x इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाई 100 माइनस l। सो r की वैल्यू कितनी है 2, x हमें नहीं पता, l की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, 100 में से 40 गया तो आ गया 60। अब कैंसिल आउट कर दो, अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है 2 के साथ 2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। सो आंसर आपका आ जाएगा 3 ओम। इसका मतलब बी ऑप्शन आपकी आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द कलर सीक्वेंस इन द कार्बन रेजिस्टेंस इज रेड, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर। ये भी हम लोगों ने ट्रिक के साथ सीखा है। बी बी रॉय हैज़, सो इतने कलर सफिशेंट है। सो स्टार्ट करेंगे ब्लैक के साथ, ये ब्लैक है, ब्राउन, देन रेड, ऑरेंज, येलो। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से, 0 1 2 3, ठीक है जी, इस तरीके से। अब उन्होंने बोला रेड, रेड कौन सा नंबर है 2, सो फर्स्ट डिजिट आ गया हमारे पास 2। सेकेंड नंबर कौन है? ब्राउन, ब्राउन इज अ 1, सो 21 इंटू, नेक्स्ट क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज का क्या आएगा? 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 3। अब लास्ट में क्या है? सिल्वर, सिल्वर गोल्ड का नंबर होता है 5%, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। सो 10%, सो यहाँ से आ गया 10%, सो प्लस माइनस 10%। सो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर है, 21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 10% इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो आपका आंसर आ गया फर्स्ट। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन पोटेंशियल V एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड R के बीच में आपको ग्राफ बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। सो E का रिलेशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। इसका मतलब जब इसका ग्राफ बनेगा E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर कैसा होगा? वो थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में जाएगा, ठीक है जी, ज़्यादा गहराई में जाएगा। सो इस तरह से V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जितना जितना V इंक्रीज़ होगा उतना ही R इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये आपस में क्रॉस करेंगे। सो इस हिसाब से आपका B जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है। सो आपस में क्रॉस करेगा इस तरीके से। सो B इज़ योर ऑप्शन, ठीक है जी। सो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो फिज़िक्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ ना क्लियर हुआ हो, तो आप लोग पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।